दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना की तारीख और प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है। घोषित कार्यक्रम से स्पष्ट है कि प्रक्रिया लंबी चलेगी और भावी राजनीति पर दूरगामी असर डालेगी। भारत सरकार की घोषणा के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद लोगों की गिनती शुरू होगी। दरअसल जाति जनगणना 2 चरणों में होगी। 1 अक्टूबर 2026 से पहले चरण में पहाड़ी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में जनगणना होगी। दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना होगी। जाहिर है, भारत जैसे विशाल देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम आंकड़े आने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं, अगले साल होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव भी जाति जनगणना के शोर और उसका श्रेय लेने के दावों प्रतिदावों के बीच ही निपट जाएंगे। बेशक इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है। हमारे राजनीतिक दल तो वैसे भी हर मुद्दे को चुनाव में भुनाने में माहिर है। नियमानुसार यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना में तमाम सावधानियों के बीच कई राज्यों के चुनाव तो कराए गए, लेकिन जनगणना नहीं कराई गई। 5 साल विलंब से लंबित जनगणना में अब जातियों की गणना भी की जाएगी। हमारे देश में जाति जनगणना भले ही आज़ादी के बाद पहली बार हो रही हो, पर उस पर राजनीति पुरानी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की छवि अतीत में जाति जनगणना विरोधी की रही है, लेकिन अब वे ही उसका श्रेय लेना चाहती है। सरकार, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना को देश और समाज की विकास योजनाओं के लिए उपयोगिता से जोड़कर पेश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह तो पहला कदम है। हमें आगे जाकर पता करना है कि उच्च पदों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। यानी जातिगत आंकड़े आने के बाद आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग जोर पकड़ेगी। सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव में भी जाति जनगणना का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। समझ पाना मुश्किल नहीं कि सारा खेल सत्ता राजनीति का है। जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय होते हुए भी बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य सरकारों ने जाति सर्वे का दांव चला। कर्नाटक में तो दोबारा जाति सर्वे कराने की बात हो रही है। इसीलिए जाति जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले में भी राजनीतिक दबाव की भूमिका मानी जा रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1881 में पहली बार भारत में जाति जनगणना हुई थी और 1931 तक हर 10 साल बाद होती रही। जाति जनगणना कराई तो 1941 में भी गई थी, पर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सामाजिक विभाजन बढ़ने की आशंका के मद्देनजर जाति जनगणना न कराने का फैसला किया। हाँ, जनगणना में SC, ST वर्ग के आंकड़े दर्ज किए जाते रहे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के शासनकाल में भी 2011 में जनगणना में सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति के आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन जारी नहीं किए गए। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाई। जनगणना के इंतजार में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी रुका हुआ है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना और उसके आधार पर होने वाला चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन
तथा महिलाओं के लिए आरक्षण भारत की चुनावी राजनीति पर दूरगामी असर डालने जा रहा है, जिसका अभी आकलन कर पाना भी बेहद मुश्किल है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह आदर्श स्थिति तो हरगिज नहीं है, पर इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि धर्म और जाति महत्वपूर्ण चुनावी कारक बन गए हैं। शायद इसलिए भी जाति जनगणना के विरोधी समझे जाने वाले राजनीतिक दलों में भी अब उसकी होड़ नजर आती है। जाति जनगणना की घोषणा के बाद उसकी पहली चुनावी परीक्षा इसी साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। सबसे पहले जाति सर्वे वाला बिहारी बताएगा कि यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला। 1990 में भारतीय राजनीति के मंडल बनाम कमंडल के बीच ध्रुवीकरण के बाद बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति का जादू सिर चढ़कर बोला है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी नेताओं से उसे कड़ी चुनौती मिली है। ये सभी डॉक्टर मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की समाजवादी लोकदलीय राजनीति से निकले हैं। लोहिया ने ही सबसे पहले नारा दिया था, 700 पाने बंदी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। बाद में बीएसपी के संस्थापक कांसीराम ने भी नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मंडल आयोग का गठन 1979 में गैर कांग्रेसी यानी जनता पार्टी सरकार ने किया था, तो 52% ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की उसकी सिफारिशों को लागू करने का फैसला भी 1990 में गैर कांग्रेसी यानी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ही किया। वीपी सिंह सरकार द्वारा आनन फानन में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते समय कांग्रेस और बीजेपी विरोध में थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का राजनीतिक चरित्र तेजी से बदलता गया। उच्च वर्गों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को पिछले 3 लोकसभा चुनावों और ज्यादातर विधानसभा चुनावों में भी अन्य दलों से ज्यादा ओबीसी वोट मिले, तो दलित वर्ग में भी उसकी पैठ बढ़ी है। बीजेपी में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। मंडल कमंडल ध्रुवीकरण से पहले ये वर्ग कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक थे। कांग्रेस भी समझ गई है कि पिछड़े और दलित वर्गों का समर्थन वापस पाए बिना सत्ता में वापसी संभव नहीं। जब बिहार में जाति सर्वे कराया गया, तब नीतीश कुमार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का सूत्रधार होने के बावजूद संयोजक न बनाए जाने पर खफा होकर नीतीश वापस बीजेपी के पाले में चले गए। इसलिए बिहार में जाति जनगणना का श्रेय महागठबंधन और आरजेडी एनडीए दोनों लेना चाहेंगे। बेशक बिहार समेत अन्य राज्यों में भी अंतिम फैसला मतदाता ही करेंगे। अगर जनगणना के बीच में सूत्रों के हवाले से आंकड़े बताकर चुनाव को प्रभावित करने की आशंका है, तो यह समझ पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अंतिम आंकड़े, उनके आधार पर परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण तो चुनावी राजनीति की तस्वीर ही बदल सकता है। अभी तक जनसंख्या के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय होती रही है। इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम बेहतर ढंग से लागू करने का उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तर भारतीय राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी आशंका के आधार पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन दक्षिण भारतीय राजनीतिक गोलबंदी में भी जुट गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय और सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।